हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा पेपर वन, सीटेट पेपर वन 20 दिसंबर 2021 को जो हुआ है। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी लैंग्वेज वन हिंदी की। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई तो आपको हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप पुरानी वीडियोस जो हमने सीटेट की कवर की है वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लैंग्वेज वन हिंदी की तरफ। तो दोस्तों, एक ये पैसेज गिवन है सबसे पहले, और ये पैसेज मैं आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ। दर्शन वस्तु अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है। आत्मा क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, ये कैसे और किसे होता है, ये सब विवाद का विषय हो सकता है। परंतु आत्मज्ञान को आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। ये निर्विवाद है। हम प्राय आत्म प्रवंचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते हैं कुछ और तथा दिखाई देते हैं कुछ और। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति यदि असत्य भाषण को दोष ना मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा इसे तरीका सीखना पसंद करेगा, जिससे वह अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन से अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना है। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय है और अस्वीकार्य है, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। तो दोस्तों, एक पैसेज आपको ये दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको पैसेज का आंसर करने में ज़्यादा मदद मिल पाएगी। और क्वेश्चन पेपर का लिंक तो मैंने आपको बता ही दिया है, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप ये पैसेज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? देखना, दिखाई देना, जानना या दिखाना। तो दोस्तों, ये सेकंड लाइन में आपको दिया भी गया था कि यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है, यानी कि जानना है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक हो जाएगा। पैसेज हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। आत्मदर्शन है अपने गुण दोष स्वीकार करना, दूसरे के दोष क्षमा करना, स्वयं को निहारना या दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आप समझ ही पा रहे हैं कि 1 है, अपने गुण दोष स्वीकारना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से या दूसरों को बताने से। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक हो जाएगा। उसको स्वीकार करने से, यानी कि एक्सेप्ट करने से वो ठीक हो जाता है या पूरा किया जा सकता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है समय, दार्शनिक, परिवेश या विद्यालय। तो ये आपको पैसेज की बिल्कुल लास्ट लाइन में मिलेगा। यहाँ पर जब आप लास्ट लाइन पढ़ोगे, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है, तो परिवेश यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक है, परिवेश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? अपने दोषों को स्वीकार करने वाला, अपने दोषों को छिपाने वाला, अपने गुणों का वर्णन करने वाला या अपने गुणों को छिपाने वाला। तो दोस्तों, ये भी आपको पैसेज की फोर्थ लाइन में ही मिल जाएगा। अपने दोषों को स्वीकार करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। आत्मदर्शन से डैश विकास होता है? आध्यात्मिक, आंतरिक,
शारीरिक या भावनात्मक। तो सेकंड लाइन जब आप पढ़ोगे पैसेज की तो वहाँ पर आप पाओगे कि आंतरिक विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पैसेज में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर दे रखा है अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। तो आंतरिक विकास की बात की गई थी यहाँ पर, तो आंतरिक विकास आपका ऑप्शन नंबर था सेकंड में, तो वही इसका ठीक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द हैं दुर प्लस गुण, दुर प्लस गुण या दुर प्लस गुण या दु प्लस गुण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, यानी कि धुर प्लस गुण। अब 97 के बाद 98 में चलते हैं। आत्मदर्शन का उचित विग्रह है आत्मा और दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा में दर्शन या आत्मा या दर्शन। तो आत्मदर्शन का मतलब होता है आत्मा का दर्शन, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक है। अब बढ़ते हैं 99 इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन में। समूह से भिन्न शब्द छाटिए, साहसी, ज्ञानी, वाणी या तीखी। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन आपका थर्ड ठीक है, यानी कि वाणी सबसे भिन्न है, सबसे जो ऑड है वो आपका वाणी है। क्यों? क्योंकि साहसी, ज्ञानी और तीखी ये तीनों जो हैं ये एडजेक्टिव है जिसे हम विशेषताएं कहते हैं, विशेषता हैं, साहसी भी, ज्ञानी भी और तीखी भी। लेकिन वाणी जो है आपका एक ये नाउन के तौर पे यूज़ किया गया है, ये कोई विशेषता नहीं है। तो ये विशेषता नहीं है, तो यही ऑड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ठीक हो जाएगा। तो ये था हमारा पैसेज जिसमें 9 क्वेश्चन आते हैं और 9 क्वेश्चन को हमने आपको करा दिया। इसके बाद एक पोयम दी गई है, पोयम बहुत इजी है। कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी लोट से लौटती गंगा नहाकर, श्वासित भीगी हवाएं सदा पावन, माँ सरीखी अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंड से सितकारती घर में घुसी हो और सोते देख मुझको जगाती हो, निरहाने रख एक अंजलि फूल हर सिंगार के, नर्म ठंडी उंगलियों के गाल छूकर प्यार से, बाल बिखरे तनिक संवार के। तो अब इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन किया गया है? क्वार, कार्तिक, अगहन, पोष। तो दोस्तों ये आपका पहला ही वर्ड दिया गया था कार्तिक की, तो कार्तिक महीने की बात की गई है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। हवा को किसके समान माना है? पिता, बहन, माता, मित्र। तो दोस्तों यहाँ पर ये फोर्थ लाइन में आप जब देखोगे माँ सरीखी, तो माँ के समान माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर माता, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका ठीक हो जाएगा। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई हैं? तो ये भी आपको पोएम से मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर बताया गया था हर सिंगार के फूल, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा। या पैसेज की आपकी थर्ड लाइन में, आप पोएम की आपकी थर्ड लाइन में मिल जाएगा। नदी की ओर से आने वाली हवाएं सूखी हैं, शुष्क हैं, गर्म हैं या भीगी हैं? तो ये भी आपको पैसेज की थर्ड लाइन में ही मिलेगा। कैसी थी? भीगी थी, भीगी, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये बोला गया था। देखो यहाँ पर भीगी हवाएं की बात की गई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। माँ सरीखी में डैश अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या यमक। अब कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ये जो है यह है आपका उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब उपमा अलंकार कहते किसे हैं पहले ये देख लेते हैं। अच्छा पहले माँ, ये जो सरीखी जो है, सरीखी जो वर्ड है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है गुण या रूप। सरीखी शब्द का अर्थ होता है आपका गुण या रूप, ये होता है इसका मतलब। और अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति में समानता जब दिखाई जाती है तो उसी को कहते हैं उपमा अलंकार। जैसे मैं बात करूं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि मुख मतलब मुंह, चंद्रमा जैसा
चांद जैसा सुंदर है। तो चांद की जो तुलना की जा रही है या मुंह की जो तुलना की जा रही है वो चांद से की जा रही है। तो ऐसे ही चीज़ों को आप, या ऐसे ही जब किसी चीज़ की कोई गुण या आकृति या किसी चीज़ में समानता दिखाई जाए, इक्वालिटी दिखाई जाए, तो उसी को कहते हैं हम उपमा अलंकार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस पोयम में चलते हैं। हसमुख सुबह में डैश का भाव है, प्रसन्नता का, सुख का, आलसे का या शोक का। तो दोस्तों आप समझ ही पा रहे हैं हसमुख सुबह का मतलब क्या है, प्रसन्नता। तो प्रसन्नता का भाव इसमें दिखाया गया है। तो ये थे हमारे पैसेज के 15 क्वेश्चन, एक पैसेज और एक पोयम से जो पूछे आते हैं हर बारी। अब हम क्वेश्चन नंबर 106 जो कि पैडागोजी के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसकी तरफ चलते हैं, और इसमें क्या बोला गया है उसमें हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना है, विषय वस्तु का अनुवाद करना है, या नियमों का अतिसामान्यीकरण करना है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाषा के नियमों को प्रति समझ बनाना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। 107 में ये बोला गया है, उदाहरण से सामान्यकरण की यात्रा है आगमन, निगमन, उपदेशात्मक या प्रत्यक्ष। तो दोस्तों इसे कहते हैं आपका आगमन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। और इंग्लिश में कहते हैं इसको, आगमन को कहते हैं इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि को कहते हैं इंडक्टिव मेथड। और इसमें जो होता है, कोई भी चीज़ मूर्त से जाती है अमूर्त की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में CDP के रूप में भी पूछा जा सकता है कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जो चीज़ लिखी आती है वो इंडक्टिव मेथड कहलाता है, यानी कि आगमन विधि। अब 108 में चलते हैं। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, प्रत्यक्ष आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, यह सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। मटेरियल नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली, इंग्लिश में कहेंगे इसको मटेरियल नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, या लास्ट ऑप्शन है बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। मतलब चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन के बिना जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करे या गेन कर पाए, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 1110 में जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, ये शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है, साहित्य के ज्ञान, बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण या अवबोधन। तो जब कविता सुनाने के लिए जब बोला जा सकता है तो ये बोलने की निपुणता यानी कि प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग। बोलने में निपुणता का मतलब क्या है, प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानस मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या अर्थ क्या है? विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं करना, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, या मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है, यानी कि विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। अब बात यह है ब्रेन स्टॉर्मिंग की, यहाँ पर बात की गई है ब्रेन स्टॉर्मिंग को दिया था
ओसबॉर्न ने, एलेक्स एफ ओसबॉर्न। तो इनको ओसबॉर्न के नाम से ज़्यादा जाना आता है, ओसबॉर्न। पूरा नाम है एलेक्स एफ ओसबॉर्न। 112 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? दोस्तों यहाँ पर गलत पूछा गया है, यानी कि नॉट पूछा गया है। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना होता है। कभी कभी हम जल्दी के चक्कर में जो चीज़ नहीं पूछी गई है या गलत पूछी गई है उसको गलत पढ़ देते हैं और फिर गलत आंसर कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, या भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गलत क्या है? गलत आपका ऑप्शन नंबर 4 ही है कि भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल गलत है, जबकि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1113 में चलते हैं। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है। निदानात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा या स्मृति परीक्षा। दोस्तों यहाँ पर ये बोला गया है किसी पाठ या अवधारणा विशेष के किसी टॉपिक के ख़त्म हो जाने पर या किसी चैप्टर के ख़त्म होने पर जो हम टेस्ट लेते हैं उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि निदानात्मक परीक्षा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। और डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चों के गैप्स के बारे में टीचर को पता चल पाए, और स्टूडेंट जो है, लर्नर को भी अपने गैप्स के बारे में पता चल पाए कि उसको कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या कहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट के बीच में एक लैक है, कमी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषा के उत्पादक कौशल हैं पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, वाचन तथा श्रवण। अब भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? ये आपके हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा। 4 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक होता है लिसनिंग, एक होता है रीडिंग, एक होता है स्पीकिंग और एक होता है राइटिंग। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये आपके उत्पादक हैं, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोडक्टिव स्किल्स, और ये आपकी कौन सी है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। आप 4 स्किल्स को ऐसे याद कर सकते हैं, LRSW। L फॉर लिसनिंग, R फॉर रीडिंग, S फॉर स्पीकिंग एंड W फॉर राइटिंग। ये 2 जो हैं ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं जिसको हम कहेंगे उत्पादक कौशल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1115 में, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, गलत बात। पाठ्य पुस्तकों को रंगीन बनाना, ये भी गलत बात है। मतलब जो प्राथमिक स्तर पर जो बुक्स में चित्र बनाए जाते हैं वो इन कारण की वजह से नहीं होते। विचार तथा संकल्पना को समझाना या कहानी को समझाना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ठीक ही है कि विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। इससे होगा क्या कि पाठ्य पुस्तक की जो बुक्स के अंदर जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं उनसे क्या होता है? इंटरेस्ट डेवलप होता है एक तो बच्चों का, और कल्पना शक्ति भी बढ़ जाती है, और इन्वायरमेंट से वो बच्चों को जोड़ पाते हैं। तो ये सब एक तरीके से पाठ्य पुस्तक में जो पिक्चर्स होती हैं उनके यूजेस हैं आपके। क्या? इंटरेस्ट डेवलप कर देना, कल्पना शक्ति जो है आपकी उसको बढ़ा देना, एनवायरनमेंट से बच्चों को जोड़ देना, ये सब यूजेस हो सकते हैं इनके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों में के बारे में सही है? तो दोस्तों यहाँ सही है पूछा गया है, विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल
स्वतः ही आ जाते हैं या खुद ही आ जाते हैं। भाषा कौशलों को श्रवण तथा वाचन पाठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। सभी भाषा कौशल अंत संबंधित है यानी कि इंटरकनेक्टेड है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। और आखिरी ऑप्शन है भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने के लिए अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही ठीक है कि जो भाषा जो है, भाषा के जो कौशल हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है। तो ये इसका सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अभी, LRSW भाषा कौशल जो होती है, ऑल द लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड इंटीग्रेट दैम। तो इंग्लिश में ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? गृह कार्य अभिभावक को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं तथा विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए या प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। या आखिरी ऑप्शन है गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। एकमात्र जहाँ पर भी आ जाए दोस्तों कि ओनली, तो वो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एकमात्र नहीं होना चाहिए कोई भी। अब इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं तथा विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। होमवर्क शुड बी एक्सटेंशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट टॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1118 की तरफ। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक डैश एकमात्र साधन है। अभी मैंने आपको बताया ओनली, एकमात्र मतलब ओनली सोर्स। ओनली सोर्स तो नहीं है, एक महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये भी गलत हो जाएगा। या आखिरी संसाधन है, आखिरी संसाधन भी नहीं है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है यानी कि एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पाठ्य पुस्तक, या एन इसे कहेंगे वन ऑफ द रिसोर्स। तो जो आपकी बुक होती है वो सिर्फ ओनली वन रिसोर्स नहीं है, एक मात्र साधन नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, वन ऑफ द रिसोर्स, एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स भी कह सकते हैं वो। दोस्तों हम इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू डैश है, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, या उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक। संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, यही वाचन कौशल को विकसित करने का एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पहलू है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है, कैसे करता है? अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, या अपने उच्चारण का आकलन करने में, या अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में। तो दोस्तों डायरी लेखन जो है अपने अधिगम पर चिंतन करने में, यानी कि जो अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती है उसके बारे में चिंता करने या उसके बारे में थिंकिंग करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग, कि अपनी लर्निंग कैसे हो रही है। और डायरी में हम डेली बेसिस के जो रूटीन वर्क होते हैं वो भी लिखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चंस जो कि हमारे पेपर 1 में पूछे गए हैं 2020 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपका वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।